हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बीए के लेवल का 5 स्टेप मेथड है उसको प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कोई सा भी चैप्टर है तो आज उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 5 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि जो आपका पूरा चैप्टर है आपको उसके एक बार पूरे को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप है आपको हर लाइन की या हर 2-3 लाइन की जो मेन पिक्चर्स बन सकती हैं आपको उसकी पिक्चर्स बनानी है। पिक्चर्स बनाने के बाद तीसरा स्टेप है आपका कि आपको उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे क्वेश्चंस बना सकते हैं आपको उससे क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद आपको जो आपका चैप्टर है सुना देना है टीचर्स को या किसी को भी आप सुना सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी स्टेप आता है कि आपको उसकी एक वीडियो बना देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो रीडिंग है हम उसको करते हैं। चलिए अब हम पिक्चर बनाने की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसकी फिर पिक्चर्स बनाएंगे। सबसे पहली लाइन है, अग्नि का प्रयोग मनुष्य ना जाने कब से कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनकी पिक्चर ना बने या उनकी पिक्चर बनाना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में हम 2-3-4 लाइनों की लेके उनकी एक साथ पिक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायता से हम भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं। इसी की सहायता से भाप के इंजन संचालित होते हैं और बहुत से उद्योग धंधे भी चलते हैं। तो अब ये जो इतनी लाइनें हम इसकी पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर ये बनेगी कि जो अग्नि है यानी जो फायर है उससे हम एक तो भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं और इसकी सहायता से जो भाप के इंजन है वो चलते हैं। तो अब हम इसकी पिक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि हम जो फायर है यानी जो आग है तो हम पहले आग बना देते हैं। फिर आग से क्या क्या काम होता है, सबसे पहला हम खाना बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे खाना बनाते हुए दिखा देते हैं, एक पिक्चर बना देते हैं। ये गैस पे रखा हुआ है तो यहाँ पे आग जल रही है। और इससे हम पानी गर्म करते हैं। ये भी सेम ही है, इसको भी हम गैस पे रख के हम पानी गर्म करते हैं और इससे जो भाप के इंजन है वो भी चलता है। तो यहाँ पे भाप का इंजन बना देते हैं। ठीक हो गया। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। बिजली उत्पन्न करने के लिए अनेक यंत्रों से भी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। हमारी मोटरों, ट्रैक्टरों, डीजल गाड़ियों और विमानों के इंजन भी खनिज तेल के प्रज्वलन से प्राप्त शक्ति द्वारा ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मोटर गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, ये जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं ये सब भी जो हम फ्यूल्स होते हैं उनको जब जलाते हैं तो उससे चलते हैं। तो हम इसकी पिक्चर बना देते हैं। ये मैं यहाँ पर कार बना रहा हूँ एक। आपकी ड्राइंग यहाँ पर कैसी है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं और वो आपका जो चैप्टर है वो किस बारे में। तो यहाँ पर अभी हमें सबकी पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मोटर लिखा है तो हम यहाँ पे एक बाइक भी बनाए, ट्रैक्टर बनाए, सबकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक हमने गाड़ी बना दी, बहुत है। और फिर यहाँ पे हम एक बना देते हैं एक पेट्रोल पम्प की जो हमारा फॉसिल फ्यूल है यानी जो हमारा पेट्रोल है उसकी मदद से जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेट्रोल पंप बना दिया। प्रज्वलन अथवा ईंधन के जलने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है जो ऊर्जा का एक रूप है। वैज्ञानिकों का कथन है कि जलाने पर पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा का लगभग 1 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे कोई मैटर, कोई सब ऐसी हमने बना दिया। फिर इसके अंदर से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, यहाँ पे हम एनर्जी की फॉर्म में फायर बना देते हैं पहले कि हमें यहाँ से हीट प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा मिलती है। फिर तो यहाँ पर जो भी हमारा मैटर है इसको जलाते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्म मिलती है एनर्जी, जो कि हमें मिलती है हीट की फॉर्म में। और जो हमें एनर्जी मिलती है ये एनर्जी जो हमारा मैटर है उसका 1 अरबवां जो पार्ट है हमें वो ही प्राप्त होता है, इससे ज़्यादा हम अभी प्राप्त नहीं कर पाते। ये कहना है जो कि साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनका। ठीक होगी। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अतः यदि प्रज्वलन के आधार पर समस्त विश्व के कल कारखाने चलते रहेंगे तो शीघ्र ही प्रकृति के ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री बना देते हैं। फिर यहाँ से ये एनर्जी का यूज़ करें, जो कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, हीट एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का यूज़ करें यहाँ पे। फिर अगर इसका हम ऐसे ही कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक, अब हम अगली लाइन पर आते हैं। इसलिए मानव विकास की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा के लिए हम प्रज्वलन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने के मार्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे मार्ग की खोज करें। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि अभी तक जो हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं वो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो कि हमें जलाने से मिलती है। तो इसको हम शिफ्ट करें किसी दूसरी एनर्जी में जो कि बिना जलाए हमें मिलती है, बिना चीज़ों का प्रज्वलन करे मिलती है, जैसे कि विंड एनर्जी या फिर जो हाइड्रो पावर होती है या फिर जो एटॉमिक पावर होती है, अगर हम उसकी तरफ स्विच करें तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी भी फ्यूल को बर्न करके उससे एनर्जी प्राप्त करने। अब हम आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। आइंस्टाइन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने द्रव्य एवं ऊर्जा के परस्पर संबंधों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया था। यह सिद्ध किया कि पदार्थ की बहुत सूक्ष्म संहति अपार ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पे हम पहले आइंस्टाइन बना देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि कोई बड़ा मैटर है और इन्होंने उसका बहुत ही जो छोटा पार्ट है इन्होंने उस पर रिसर्च करी। कोई ऐसा बहुत बड़ा एलिमेंट है उसके उन्होंने बहुत छोटे जो मैटर है उस पर रिसर्च करी और रिसर्च करके ये पता लगाया कि इसको हम अलग अलग पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम इसकी पिक्चर्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा माइंड है उसके अंदर पिक्चर्स ही रहती है, हमारा माइंड पिक्चर्स को ही समझता है। आप खुद देखिए जो यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपको थोड़े बोरिंग लगेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, ये आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, पर जैसे आप इस तरफ आते हैं, यहाँ से इधर की तरफ स्विच होते हैं या फिर अपनी बुक के अंदर ही जो आपकी पिक्चर्स बनी है उनको भी देखते हैं तो आपको पिक्चर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय वर्ड्स के। क्यों अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि आपका माइंड पिक्चर्स की ही लैंग्वेज को समझता है, पिक्चर्स की ही फॉर्म में समझता है। तो यहाँ पे तो जो राइटर है उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, यहाँ पर हम अपनी खुद की पिक्चर्स बना रहे हैं। दूसरी की पिक्चर से ज़्यादा हमें जो हम अपनी खुद की पिक्चर बनाते हैं वो ज़्यादा समझ में आती है। इसकी वजह से हम हर चीज़ को पिक्चराइज फॉर्म में कर रहे हैं। और एक और चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हो या कुछ ऐसी सेंटेंसेज हों जो आपको समझ में ना आए, जो आपको पता ना चले कि इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या पिक्चर बन सकती है। तो आपके पास दो गूगल होते हैं, एक आपका माइंड एक गूगल होता है और दूसरा जो गूगल होता है वो होता है आपके फ़ोन में। तो आप अपने जो फ़ोन है उसके अंदर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसका पिक्चर ढूंढ सकते हैं, आपको कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में उसका डिटेल मिल जाएगा जिस भी चीज़ का आप ढूंढना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ यदि 500 ग्राम पत्थर के कोयले की संपूर्ण संहति को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि उसकी सहायता से संसार का बड़े से बड़ा जलयान अथवा वायुयान समस्त पृथ्वी के चक्कर आसानी से लगा लेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, कहा यह है कि 500 ग्राम खाली जो कोयला है यानी 500 ग्राम पत्थर का जो कोयला है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 500 ग्राम, से जो हमें एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी को हम एक फ्लो की तरह दिखा सकते हैं, एटॉमिक पावर जो हमें प्राप्त होगी, तो उससे जो एक पूरी पृथ्वी है उसका एक कंप्लीट चक्कर लगाया जा सकता है किसी भी एयरप्लेन से या फिर किसी भी शिप से। तो हम इसका पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम कोयले से, कोल से, अगर हम उसकी एटॉमिक पावर कंप्लीटली यूज़ कर सकें, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम पहले यहाँ पे जान चुके हैं कि हम सिर्फ उसका 1/10 हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं। अगर हम पूरा कंप्लीटली यूज़ करें तो वो इतना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है कि हम उससे खाली 500 ग्राम से सिर्फ हाफ ऑफ एन केजी से हम एक पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा सकते किसी भी शिप से या एयरप्लेन से। आगे बढ़ते हैं। एक मोटर गाड़ी को महीना चलाने के लिए तो 500 ग्राम पत्थर का कोयला ही पर्याप्त हो सकता है। सेम चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर बताई, एक दूसरे उन्होंने फॉर्म में बताया, अभी प्लेन और शिप्स के फॉर्म में बताई थी। यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं, कोई भी
उन्होंने व्हीकल की बात करी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बाइक बना देते हैं। यहाँ पे आपकी जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो मैटर नहीं करती है। आप एक बॉक्स बना दीजिए, उसके 2 आप टायर से बना दीजिए, वही हम बाइक मान लीजिए। यहाँ पे आपका मैटर ये करता है आपके माइंड में जो पिक्चर बन रही है क्या वो क्लियर है या नहीं। तो सेम वही, अगर यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम कोयला है, कोल है 500 ग्राम, तो उससे एक बाइक हम एक पूरे महीने तक यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, अगर हम कंप्लीटली इसका यूज़ करें तो। फिर यहाँ पर प्रज्वलन से प्राप्त ऊर्जा तो इसके सम्मुख नगण्य ही कही जाएगी। चलिए फिर अब इसको छोड़ देते हैं, आगे और देखते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं। हर लाइन की आपको पिक्चर डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइनों की पिक्चर बना सकते हैं, या जो चीज़ रिपीटेड है कई बार आपको समझाने के लिए कई सारी लाइनें रिपीटेड अलग अलग फॉर्म में लिखी रहती है, उनके वर्ड्स को आगे पीछे करके उनको और डिटेल में, तो आप उस कंप्लीट जो भी वो बताना चाह रहे हो उसके आप एक पिक्चर बना सकते हैं, तो इससे आप एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य में विद्यमान अपार ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अब जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि अगर हम सिर्फ 500 ग्राम कोल से एक महीना तक कोई गाड़ी चला सकते हैं, तो हम उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते, हम खाली इतना छोटा से सही क्यों इस्तेमाल कर पाते हैं, पूरा कैसे इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं और क्या तरीका है उसको प्राप्त करने का। हम फायर का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, या स्टीम इंजन को चलाने में। और जो हीट होती है, हीट का इस्तेमाल फिर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये सारी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और इवन जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर भी हम हीट या एनर्जी का यूज़ करते हैं। साइंटिस्टों ने माना है ये कि जो हीट होती है, जो उससे हम एनर्जी लेते हैं, जो एटॉमिक पावर लेते हैं, उसका सिर्फ जो 1/10वां हिस्सा होता है हम उसी का इस्तेमाल कर पाते हैं, सिर्फ उतना ही हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। हम पूरी जो एनर्जी है, पूरी जो एटॉमिक पावर से एनर्जी क्रिएट हो रही है, हम पूरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसका 1/10वां हिस्सा ही हमें मिल पाता है। और इसका इस्तेमाल कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पर, जैसे कोल या पेट्रोलियम, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा है कि जो हमारा एनर्जी का सोर्स है हमें इसको चेंज करना होगा, कि ये जो एनर्जी है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसके लिए हमें इसको स्विच करना होगा जो नेचुरल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसे विंड मिल हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए। तो ऐसी जगहों पे अगर हम स्विच करें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कोल वगैरह, तो वो उतने ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, उनको हम सेव कर पाएंगे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जो हमारे एटम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करा था, और उनका ये मानना था कि जैसे जो हमारा 500 ग्राम अगर हम कोल लें, 500 ग्राम अगर कोल लें, उसको फायर में कन्वर्ट करके अगर हम उससे एनर्जी पूरी कंप्लीटली ले सकें, जैसे हमने यहाँ पर जाना है कि हमें कंप्लीटली एनर्जी नहीं मिलती है, उसका सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही मिलता है। अगर हम पूरी उससे जो एनर्जी है वो ले पाएँ, तो उससे कोई भी एक एयरप्लेन या फिर कोई भी शिप पूरी पृथ्वी का एक कंप्लीट चक्कर लगा सकती है। इसको एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हम सेम 500 ग्राम कोल को लें, तो उससे कोई भी एक व्हीकल आराम से एक महीने तक हम उसको चला सकते हैं। और अब एटम से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो इसका सिंपल सा है कि एटम्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, तो उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पे कोई सा भी जो मैटर होता है वो या तो किसी एलिमेंट से बना होता है या फिर एलिमेंट के कंपाउंड से बना होता है। एलिमेंट इन द सेंस कि कोई सा भी एक एलिमेंट एक सिंगल फॉर्म में हो, उसके अंदर और एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल प्योर हो, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह बहुत सारे होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वाटर, जिसको H2O, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी 2 एलिमेंट मिक्स है, तो वो एक एलिमेंट नहीं हुआ, एक एलिमेंट का कंपाउंड हुआ। सेम वही वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या H2SO4 जिसे सल्फरिक एसिड बोलते हैं। तो ये जितने हुए ये एलिमेंट्स के कंपाउंड हुए, लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर्स में ही आती। फिर ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट के कंपाउंड हैं, इन सब के अंदर एटम्स होते हैं, और जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ बताए। अगर हम एलिमेंट एटम से और नीचे जाएंगे, उसके और छोटे लेवल पे जाएंगे, उसको और ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर हम उसकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पता नहीं चलेंगी। एक एटम ही हमें जो हमारा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। और एक जो एटम होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि एक पानी की बूंद के अंदर 3300 शंख, आप देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर, यानी इतने एटम सिर्फ एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर होते हैं। और अगर इस पृथ्वी में जितने भी ह्यूमंस हैं सबको एक एक एटम के साइज़ में कर दिया जाए, तो कोई से भी एक नेल की जो टिप होती है उस पर पूरे पृथ्वी के जितने लोग हैं वो आराम से आ सकते हैं। तो ये साइज़ होता है एक एटम का।
फिर यहाँ पे जो 19वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो एटम्स है उससे और नीचे हम नहीं जा सकते, उसको और ज़्यादा हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पर जो 20वीं सेंचुरी के एंड में हमने पता लगा लिया, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये जान लिया कि हाँ, जो एटम्स होते हैं उनको और ज़्यादा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करके उन्होंने ये पता लगाया कि जो एटम्स होते हैं वो दो तरह से चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया, जो नेगेटिवली चार्ज उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और इसके बाद उन्हें पता चला कि कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं जो जिन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। और इसका जो सेंटर होता है, यानी ये जो हमारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो हमारे एटम्स हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक जो हमारे एटम का सेंटर होता है उसके आसपास ये चक्कर लगाते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि जिन भी जो मैटर है उनके एटम का साइज जिनका बड़ा होता है तो उसके अंदर हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तो इनका जो एटम का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। और जिनका एटम का साइज़ छोटा होता है उनसे हमें एनर्जी कम मिलती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो आपस में टुगेदर बॉन्डेड होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस का पूरा चक्कर लगाता है, जैसे जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और अब जो एनर्जी का सोर्स है वो इस सब में से हमें कहाँ मिलता है? एनर्जी का सोर्स मिलता है हमें न्यूक्लियस में। जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि जितने भी इस दुनिया में प्रेजेंट मैटर्स हैं उन सब के अंदर सेम काइंड ऑफ एनर्जी ही है, सबके अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है वो एक ही तरह की मिलती है। और जो एटॉमिक पावर है उसका इस्तेमाल भारत में 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था 1954 ईसा पूर्व में। जो एटॉमिक उन्होंने पावर डिपार्टमेंट चालू करा था, तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारा लकीली जो केरला है और ट्राम्बे मुंबई के पास में एक जगह है, इन दो जगहों पे थोरियम और प्लूटोनियम इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एटॉमिक पावर के लिए, हमें एनर्जी लेने के लिए। तो ये केरला में और ट्राम्बे में बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। फिर यहाँ पे और उन्होंने और भी बताया कि जो एटॉमिक पावर है उसका कुछ नेगेटिव वे से भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये ह्यूमंस को बाद में पता चला, जो कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा कि वहाँ पे एटॉमिक उन्होंने ब्लास्ट करा और उससे बहुत ज़्यादा डेडली उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। और उन्होंने कहा कि हमें इसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। जो एटॉमिक पावर है उसके बहुत सारे यूज़फुल हम उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जैसे कि आजकल जो एटॉमिक पावर है उसका इस्तेमाल टनल्स बनाने के लिए होता है, माइंस बनाने के लिए होता है। बड़े बड़े चट्टानों को अगर हमें तोड़ना होता है, उनमें टनल्स वगैरह बाकी चीज़ें बनाने के लिए या उन पर रोड बनानी होती है तो उसके लिए हम करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में एटॉमिक पावर का इस्तेमाल होता है कि उससे क्रॉप प्रोडक्शन और ज़्यादा बेहतर होती है। और कैंसर जैसे डेडली जो वायरस होते हैं उसके अंदर जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर भी एटॉमिक पावर का इस्तेमाल होता है उसके ट्रीटमेंट में। और 1959 ईसा पूर्व में पहली बार जो हमारे व्हीकल्स हैं उसके अंदर हमने एटॉमिक पावर का यूज़ करना स्टार्ट करते। इससे पहले हम व्हीकल्स में एटॉमिक पावर का यूज़ नहीं करते थे। 1959 ईसा पूर्व के बाद हमने स्टार्ट करा। और एटॉमिक पावर का एक और काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है कि जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे लैंड होता है उसके पास में जो पोर्ट्स होते हैं, सी के जो पास में आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो वाटर का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो कुछ पोर्ट्स पर नहीं आ पाते हैं। तो वहाँ पर एटॉमिक पावर का इस्तेमाल होता है कि वो नीचे जाके वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, तो वहाँ पे जगह बन जाती है जिसकी वजह से वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है और वहाँ पे शिप्स आराम से आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्टेप था कंप्लीट रीडिंग, हम वो कर चुके हैं। उसके बाद था इसका पिक्चर बनाना, हमने इसकी पिक्चर भी बना दी है और इसको मैंने आपको सुना भी दिया है। अब इसके बाद हमें इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो क्वेश्चंस हम इस तरह बनाएंगे, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली लाइन है कि जो हीट है यानी जो अग्नि है उसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में, पानी गर्म करने और स्टीम इंजन जैसी चीज़ों में, इनमें हम जो हीट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाएंगे कि हीट क्या होती है और हीट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये बनाएंगे, व्हाट इज़ हीट। और दूसरा बनाएंगे हम हीट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि जो जब कोई सा भी मैटर है उसको जब हम हीट के रूप में उसकी एनर्जी लेते हैं तो उससे हमें सिर्फ 1/अरबवां जो हिस्सा है वही प्राप्त होता है। तो अब ये सेंटेंस है, इसको आप कई सारे तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कि आप ये बना सकते हैं कि हमें 1/अरबवां हिस्सा किस चीज़ का प्राप्त होता है, हमें पूरा जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होती है, हमें एनर्जी प्राप्त कौन से चीज़ से होती है, कौन सी चीज़ से नहीं होती है। तो ये अलग अलग आप टाइप से इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर आगे साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो फैक्ट्रीज़ है उनके अंदर जो
हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कोल वगैरह इन सब का बहुत इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बना देते हैं इसके लिए कि ठीक कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो कौन सी पावर का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी लेने के लिए। फिर यहाँ पर है कि पृथ्वी के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे वाई वाई नेचुरल रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग ऑन अर्थ, की पृथ्वी पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है उसके लिए हमें दूसरे जो एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे विंड मिल वगैरह, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह। हम इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड दिस, हमें इसको अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो जो कि यहाँ पे ऊपर है कि पृथ्वी में जो नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो उसका वो कम ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एटम्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी रिसर्च करी थी। तो हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर इसी प्रकार आप जो पूरा चैप्टर है उसके क्वेश्चन बना सकते हैं कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, कि एलिमेंट से हम कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, क्या दोनों में एटम होते हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या नहीं है, एटम हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, एक पानी की बूंद में कितने एटम होते हैं, और अगर ह्यूमंस को एटम के साइज़ का कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, हमें एटम से एक्चुअल में एनर्जी कैसे मिलती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन कौन से उदाहरण दिए कि हम एनर्जी का कम्प्लीटली यूज़ करें तो उससे क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनको क्या लगता था, 20वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या रिसर्च करी, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का सेंटर क्या होता है, एटम में कौन कौन से चार्ज आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन कौन से होते हैं, कौन से मैटर में बड़े प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कौन से एटम्स में छोटे होते हैं, एक्चुअल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, हम एटम से एनर्जी कैसे लेते हैं, कौन कौन से जो चार्जेस होते हैं आपस में बॉन्डेड होते हैं, कौन सा चार्ज न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, मैटर्स में कौन से काइंड की एनर्जी होती है, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कौन से डिपार्टमेंट की को स्टार्ट किया था 1954 में, उन्होंने क्या किया था, और यहाँ पर थ्योरम और प्लूटोनियम भारत में किस जगह पर भरपूर मात्रा में है, एटॉमिक पावर का विनाशकारी यूज़ क्या हो सकता है, एटॉमिक पावर का यूज़फुल यूज़ क्या क्या हो सकता है, कैंसर में एटॉमिक पावर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, शिप्स में शिप्स को पोर्ट्स पर लाने के लिए हम एटॉमिक पावर का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुनिया ने एटॉमिक पावर का इस्तेमाल गाड़ियों में कब से स्टार्ट किया। तो इस तरह से आप ढेरों क्वेश्चन बना सकते हैं, हर लाइन से आप एक दो क्वेश्चन बना सकते हैं, 2-3 लाइन से 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। We use heat to cook food, to boil water, even to run steam engines and our vehicles. And scientists says that we use energy in the form of fire, and we use only a billionth part of energy. We don't completely use the energy from the matter. And scientists also said that we use natural resources to run our factories and companies, and this is the reason why natural resources are decreasing quite frequently. And they said that we should switch energy to some natural sources like windmills and hydropower plants. And Albert Einstein did a very detailed research on these matters, and he described many things about matter. And he also said that if we can use 100% energy of about 500 gram of coal, then a airplane or a ship can completely
go around the earth. And he also said that he given another example that if we use 500 gram of coal, if we 100% use that, then we can easily run a bike for or any vehicle for a month. But we can't 100% use energy. That is why we need a lot of natural resources to do our works. And we get energy from atoms. When we separate them, when we distribute them, then we get them and the energy from them. And matter is made up of element or compound, means a group of elements. And the elements could be like oxygen, hydrogen, helium, lithium, boron, carbon, gold, aluminum, iron. There could be many. And elements are pure, they are not any other kind of element or any another atom or another matter in them, so that is why they called element. And compounds are made up of two or three elements. It means element contains only a single kind of atom, but compound contains multiple kind of atoms. And the most common example of compound elements are water, HCl, hydrochloric acid, or sulfuric acid. And it also says that atom is the smallest unit that tells about the property of that element or of that compound. If we go much smaller than atom, then we can't get to know about the property of that matter. And it is also said that a drop of water contains about 3300 chunk atoms. You can see this. And it also says that if a human become a size of an atom, then all the humans on this earth can easily live on a tip of a nail. And in 19th century, scientists believed that the atom could not be distributed further. The atom is the smallest unit of any matter and they cannot divide it further. But in the late 20s, the scientists discovered that atom can be divided, and they found that atoms have two charges. They are a positive charge and negative charge. They named them proton and electron. And then they also discovered that there are some neutral atoms also present in the items. Then they name that neutron. And it is said that the positive ions and the neutrons, means protons and neutrons, are bonded together, and they are at the center, they are at the near of the center of the atom, which is nucleus. And electron revolves the nucleus just like earth revolves the sun. And it is said that it is very clear that if atom contains large number of protons and neutrons, then it will gives us more energy. And if matter contains less amount of atoms or less size of protons or neutrons, then we get less amount of energy. Uranium, radium, thorium, and plutonium have large size of protons and neutrons, and hydrogen, oxygen, helium, and carbon has less size of protons and neutrons. And they also find that every kind of matter present in on Earth has same kind of energy. They don't have any another kind of energy. They all have same kind of energy. And in 1954, Dr. Homi Jahangir Bhabha started the atomic power department in India. That was the first ever time India was doing such things. And to make energy, to produce energy, and to use energy in factories and other things, we basically need thorium and plutonium. And luckily in Kerala and in Tambe, which is near Mumbai, there are tons of thorium and plutonium. And humans also discovered that atomic power also has some negative uses. We can also use it in negative form, as we all know about Hiroshima and Nagasaki. But nowadays atomic power is used in positive works, like in making of tunnels, in making of mines, in destroying cliffs and mountains to make roads or to make tunnels or to make railway stations, railways. And atomic power is also used in crop production. It helps to grow crops. And atomic power is also used in treatment of cancer. And in 1955, in 1959, that was the first ever time when people start using atomic power in their vehicles. Before that, people were using atomic power but not using in their vehicles. And atomic power is also used in for ships, for ports, to make the size of port bigger at the shore.